वेलकम, आ जाइए सब लोग एक नए चैप्टर के साथ। एक नई सुबह, एक नया पार्ट हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। आई होप ये आप लोगों ने लास्ट के जो पार्ट हैं वो पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से पढ़ लें। और हमारा जो चैनल है गीता ई स्कूल, आप उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हम आपके साथ में इसी तरह से जुड़ते रहें, आप बढ़ते रहें और हम बढ़ते रहें। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमने जो बात की, हमने इनका कवि परिचय पढ़ लिया है, इनकी व्याख्या पढ़ ली है, दोनों प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आज हम जो पढ़ेंगे नया टॉपिक है इसका, वो है क्वेश्चन आंसर या उसके प्रश्न उत्तर। तीसरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ध्यान है ना, हमारे पास 3 प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो निराला की जहाँ बात करें, इनका जन्म 1899 महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, लेकिन जो पैतृक गांव है गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई है सन 1961 इलाहाबाद में। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, पढ़ लीजिएगा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। इनका कवित्व, इनकी रचना शैली कैसी है, और इनकी कविता का नाम है बादल राग, जो कहाँ से ली गई थी? अनामिका के छठे खंड से ली गई है, याद रखिएगा। 6 खंडों में विभक्त है बादल राग, और अनामिका का जो छठा खंड है, जो छठा पार्ट है, उससे ये ली गई है। आज हमें बात करनी है इसके प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर एज सच इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक है बादल राग के प्रश्नोत्तर। ठीक है, इनफ, ओके। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, व्याख्या करनी है। ये तो हमको ये हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या तो मैं आपको पूरे चैप्टर की, पूरी कविता की वैसे ही बता चुकी हूँ। तो ये जो संबद्ध जो भी लाइनें, जो पंक्तियां आपको दी हुई हैं, आप उन पंक्तियों को कविता में देखें, उनसे जुड़ी हुई व्याख्या सुने, समझे, आगे पीछे का प्रसंग जोड़ करके आप इसकी व्याख्या सरल तरीके से कर सकते हैं। व्याख्या करने का तरीका आप सभी को मालूम है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां, हमारी हिंदी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 के पाठ 6, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता से ली गई है। ठीक है, अब इसका मूल भाव क्या है? इसमें बादल को विध्वंस और सृजन दोनों की शक्ति का परिचायक यहाँ पर माना गया है, जिसे लेकर मजदूर क्रांति का आह्वान करते हैं और किसान नवजीवन की आशा से उन्हें पुकारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पहली लाइन है, और ये ध्वनि वर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, जो आप पढ़िएगा व्याख्या में सारा इनका मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया है, तो वहां पर आप इनकी व्याख्या देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कविता के साथ। ये जो हमारी कविता है, ठीक है, जो प्रश्न उत्तर है हमारे, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? सेकंड ही लाइन है हमारी कविता की, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ठीक है, यहाँ पर बादल को क्या माना गया है? क्रांति का प्रतीक माना गया है। तो अब क्रांति कब होगी? जब समाज में असंतोष व्याप्त होगा, समाज में एक ऐसा वर्ग है जो दूसरे लोगों का शोषण कर रहा है, यानी जन सामान्य का शोषण कर रहा है, वो उसे हर तरीके से दबा रहा है और अपने पास क्या कर लिया उसने? सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव जो है उसने अपने पास इकट्ठा करके रख लिया है, जिसको वो दूसरे को उपभोग करने नहीं देता है। ठीक है, तो वो तो क्या है? उनका सुख। वो क्या है? उनका सुख। किसका? धनी वर्ग का सुख है वो, जो शोषण करके उन्होंने अपने पास धन ऐश्वर्य संचित कर लिया है, वो उनका सुख है। लेकिन वो सुख कैसा है? अस्थिर है। क्यों? क्योंकि जब समाज में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त हो जाता है तो जन सामान्य भी इतना उद्वेलित हो जाता है कि वो क्रांति की तरफ आगे बढ़ जाता है और समाज को एकाकार, एक समानता प्रदान करने की दिशा में वो चल पड़ता है। तो ये जो सुख है, भले ही उन्होंने सारे सुख अपने पास संचित कर लिए हो, इकट्ठा कर लिए हो, लेकिन वो अस्थिर है, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि समाज में क्रांति होगी, बदलाव आएगा, और उसके कारण सारी चीजें जो पहले जैसी थी वैसी नहीं रहेंगी। यानी जो उनका धन, ऐश्वर्य जो उन्होंने संचित किया है, जो भी मोह माया जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो उनके द्वारा संचित जो संपत्ति है वो कैसी? अस्थिर। उस अस्थिर जो संपत्ति, उस पर दुख की छाया। ठीक है, कोई भी दुख अपने जीवन में नहीं चाहता है,
तो यहाँ पर जब बादल क्रांति के रूप में आएगा या जन सामान्य क्रांति की राह पर आगे बढ़ेगा, जब लोग पूरे समाज को एकाकार बनाने में जुट जाएंगे, एक बनाने में जुट जाएंगे। अभी देखा ना नेपाल में जैन क्रांति हुई थी, ठीक है, सबको बना, हालांकि वो बहुत गलत तरीका गलत था, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं उनमें असंतोष होगा, कहीं ना कहीं जो वो चाह रहे हैं वो देश उन्हें नहीं दे रहा है, जो नेता हैं वो उनके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो सब क्या हुआ, क्रांति हुई। ठीक है, क्रांति ऐसे ही नहीं होती, वो क्रांति इसलिए हुई, कहीं ना कहीं समाज में दबा हुआ असंतोष था, और उस असंतोष के बदले उन्होंने क्या किया, उस समाज को एकाकार करने का प्रयास किया है। तो वो जो दुख की छाया है वो यही है। किस पर है वो दुख की छाया? दुख यानी वो जो क्रांति की छाया, क्रांति है ना, क्रांति को यहाँ पर दुख माना गया है। वो जो क्रांति है वो उस अस्थिर सुख पर दुख की छाया के समान है। अब ये दुख की छाया किसे कहा गया है यहाँ पर? बादल। अब यहाँ प्रतीक रूप में किसे लिया है? बादल को। क्रांति कौन करने आएगा? बादल को यहाँ पर माना है। ठीक है, क्यों कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने शोषण करके जो उन्होंने धन ऐश्वर्य अपने पास संचित किया है, उतना धन ऐश्वर्य संचित होने के बावजूद भी वो जो उनकी सफलता है, जो उनकी संपत्ति है, वो अस्थिर है, क्योंकि कभी ना कभी उनके असंतोष के कारण क्या होगा, उस पर एक दुख की छाया मंडराएगी, यानी क्रांति का आगाज होगा, जो कौन लेकर के आएगा? बादल, और जिसके कारण उनका जो सुख है वो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, फॉर डेफिनेट, फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट, अश्विनी पास से शापित उन्नत छत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? इसमें भी उन धनी लोगों की ओर ही संकेत किया गया है। ठीक है, शोषक लोगों की ओर संकेत किया गया है, जो दूसरों का शोषण करते हैं, समाज का शोषण करते हैं। अश्विनीपात यानी बिजली जब गिरती है बादलों से, जब बादलों के जोरदार कड़कने से जब बिजली गिरती है, तो उसके शाप से यानी उसकी मार से जो उन्नत ऊंचे ऊंचे खड़े हुए पेड़ होते हैं वो भी धराशायी हो जाते हैं। 2 टुकड़ों में पेड़ को चीर देती है, पूरी तरह से जल जाते हैं पेड़, इतनी भयंकर तरीके से बिजली गिरती है। यानी कि जब क्रांति होती है तो क्रांति के कारण जो बदलाव आता है उससे अच्छे अच्छे लोगों की क्या होती है, जड़ें उखड़ जाती है। जड़ें उखड़ जाना यानी वो उनका समूल विनाश हो जाता है। ठीक है, किसकी ओर संकेत किया गया? धनी और शोषक वर्गों की ओर संकेत किया गया। नेक्स्ट, विप्लव रब से छोटे ही है शोभा पाते। ये भी मैंने आपको व्याख्या में बहुत अच्छे से समझाया था, याद रखिएगा। विप्लव रब यानी क्रांति, क्रांति का जो स्वर है, ठीक है, क्रांति की जो आवाज है वो क्या करेगी? शोषक वर्ग को खत्म करेगी, और जो शोषित वर्ग है, जो छोटे लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित है, जिनके पास अधिकार, जिनके पास साधन, जिनके पास सुविधाएं पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पा रही हैं, ठीक है, वो छोटे लोग, लघु मानव, ठीक है, कल हमने पढ़ा था, लघु मानव बोल सकते हैं इनको, या जन सामान्य बोल सकते हैं इनको, या आम आदमी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये सब कौन है? जब इनके साथ में इस तरह की असंतोष जब बहुत ज्यादा इनके अंदर हो जाता है, तो ये क्या करते हैं? विप्लव यानी क्रांति का स्वर मुखरित करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, उनके जो तिरोहित, उनके जो अधिकार हैं, जो खत्म हो गए हैं, जो दूसरों ने ले लिए हैं, वो उसको पा लेते हैं, और कुछ इस तरीके के बदलाव करते हैं ताकि समाज में एक समानता बनी रहे। तो छोटे ही है शोभा पाते से क्या कहा गया है, और विप्लव रब से क्या तात्पर्य? विप्लव रब से क्रांति का तात्पर्य है, क्रांति जो समाज में होने वाली जो क्रांति है, ठीक है, उससे यहाँ पर तात्पर्य छोटे ही शोभा पाते हैं। छोटे अर्थात जो छोटे लोग हैं, जनसामान्य आदमी है, वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बादलों के, एक मिनट ये मिटा देते हैं। ठीक है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को कविता किस प्रकार रेखांकित करती है? अब ये तो बहुत इजी है। बादल आते हैं तो क्या होता है, ये तो वर्षा ऋतु को देखकर भी आप समझ जाते हैं। जब बादल आते हैं, बरसात आती है, तो क्या होता है? क्या होता है? सूरज छिप जाता है, वातावरण अंधेरा हो जाता है, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बादल आते हैं, बहुत ज्यादा काले बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, मेघों की गर्जना होती है, बादलों की आवाज होती है ना, मेघों की गर्जना होती है, बिजली कड़कती है, और कई बार तो ऐसा होता है मूसलाधार बारिश के साथ में बिजली गिर भी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं क्षति होती है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा भयंकर बारिश हो रही है, तो धराली में देखा था ना, पूरा पूरा गांव बह गया, ठीक है, बहुत। तो इस तरीके से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है,
ठीक है। बादलों के आगमन से क्या होता है, कई जगह बाढ़ भी आ जाती है, जिससे प्रकृति का, मानवीय संपत्ति का, संपदा का, पशु पक्षियों का भी बहुत नुकसान होता है, उनकी भी हानि हमें झेलनी पड़ती है। अब दूसरी ओर बात करें बादलों के आगमन पर, तो जब बादल आते हैं उससे पहले गर्मी की ऋतु होती है, धरती झुलस रही होती है, तो जब बादल आकर यहाँ बरसते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती ने चैन की सांस ली है, उसकी प्यास बुझ गई है, उसके गर्भ में जो अंकुर हैं, जो सो रहे हैं पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे अपने जीवन के लिए आतुर हैं, अब वो क्या है, उत्पन्न होने की, अब अपने जीवन की आशा में वो क्या करते हैं, सिर ऊंचा करके बाहर निकलने के लिए आतुर हो जाते हैं। नए जीवन का संचार हो जाता है, नई आशाओं का संचार हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब मानव, सबको आनंद मिलता है किसमें, वर्षा ऋतु में या बादलों के आ जाने से। दोनों ही तरह के प्रभाव आप बता सकते हैं, नकारात्मक भी बता सकते हैं और सकारात्मक भी बता सकते हैं, दोनों ही बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो कविता है वो दोनों चीजों को व्यक्त करती है। नकारात्मक आप उसमें देखें तो मजदूर जो है वो क्रांति के लिए बादलों का आवाहन कर रहा है, अब जब क्रांति होगी तो बादल अपने साथ सब तहस नहस करने वाली चीजें लाएंगे। और सकारात्मक रूप में आप देखें तो जो किसान है, ठीक है, वो नव जीवन की आशा से नव आशाओं के संचार के लिए बादल का आह्वान करता है। तो ये पूरा चैप्टर, ये जो व्याख्या है, बस इतनी सी, इनका ध्यान रखेंगे आप, इनको पढ़ेंगे, मूल भाव बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। अगर आपको मूल भाव ध्यान है, कविता का केंद्रीय भाव ध्यान है, तो उसके इर्द गिर्द ही सारे वो आते हैं। ये इस वाले चैप्टर की, इस वाले उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके के प्रश्न आते नहीं हैं। अब हम जो बात करें मोटे मोटे प्रश्नों की कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, तो सबसे पहला याद रखिएगा वही कवि परिचय तो आपके आएगा, ये तो बनता ही है। नेक्स्ट, कविता का जो मूल भाव है ये भी पूछा जाता है आपसे। ये जो कुछ प्रश्न हैं ये बता रही हूं मैं आपको, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तीन चीजें तो हमेशा है। और तीसरी है व्याख्या, किसी भी किन्हीं भी पंक्तियों को देकर के वो आपसे व्याख्या पूछने का, जैसा हमने सेकंड प्रश्न में देखा। अब दो प्रश्न में यहाँ पर लिख रही हूँ, जिन्हें क्या करना है, आपको खुद से हल करने की कोशिश करनी है, ताकि आप जान सके कि मेरा स्तर कितना है, मैं इस चैप्टर को, इस पार्ट को कितने अच्छे से समझ पाया हूँ, ठीक है। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बताइए, बादलों की गर्जन से धनी वर्ग, अब इसकी जगह शोषक भी आ सकता है, ठीक है, धनी वर्ग में क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, धनी वर्ग पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। भाई उनके जो अस्थिर दुख होते हैं उस पर छाया मंडराने लगती है, ठीक है। फिर लास्ट में भी आया है कि उन्नत छत विच्छत शरीर, वो भी धनी वर्ग से रिलेटेड था, कि बड़े बड़े जो महान लोग थे अपने घमंड में चूर थे, वो क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। नेक्स्ट भी बताया था उसमें कि अपनी स्त्रियों के साथ में पूरे धन वैभव से जुड़े होने के बाद भी, ठीक है, वो सारी लाइनें, वो सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। और इस प्रश्न का उत्तर देना भी मैं पूरा ही बता जाती है आपको, ठीक है, आपको करना है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ आपने ये किया नहीं किया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बादल राग कविता, ठीक है, वंचित या ऐसे लोग जिनके पास अधिकार अपने पूरे नहीं है, वंचित लोगों की मुखर ध्वनि है, ठीक है, किस रूप में है, कैसे है, वो आपको बताना। मुखर ध्वनि है, स्पष्ट कीजिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको शब्दों को सिर्फ घुमा फिरा कर उन्हें इस दहलीज तक लेकर आना है। वही केंद्रीय भाव है, वही सब कुछ है, सब उसी भाव के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। तो पढ़िएगा, चलिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, हम पढ़ रहे हैं, इससे इजी, इससे सरल व्याख्या आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को क्या करना है, आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हमारी जो ये पढ़ाई की जो ट्रेन है वो निरंतर चलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।